Assalamu alaikum everyone. Today the topic of our lecture is income from property. हम इससे पहले सैलरी देख चुके हैं briefly. Now it is the time to start income from property. Now here few things which we need to understand that what is actually income from property. जो भी आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं, सही है, वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आती है. इसमें लीज रेंटल नहीं आता. इसमें वो रेंट आता है जिसमें वो आपकी प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते. सो दैट इज योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. जो आप लीज रेंटल करते हैं वो एक अलग चीज है. उसमें भी आपको जो अर्निंग होती है वो रेंट ही कहलाती है, बट दैट इज कॉल्ड लीज रेंटल. वो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेते हैं. लेकिन जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट चीज है. उसका इससे ताल्लुक नहीं है. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी है. सबसे पहले तो जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, जिन जिन इलाकों पर उनकी प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करी होती है कि आपकी प्रॉपर्टी एटलीस्ट इतनी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए. लेट्स सपोज आपकी प्रॉपर्टी किसी ऐसे एरिया पर है जहां पर आपका अगर 300 यार्ड्स का कोई घर है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि उसकी जो रेंट है वो 75,000 रुपीज पर मंथ होना चाहिए. इसकी वैल्यूएशन की डिटेल आपको आराम से मिल जाएगी एफबीआर के वेबसाइट पे. लेकिन अभी हमें उसको समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है. हमें फिलहाल ये समझना है कि हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी कैसे. तो एक तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, दैट इज लेट सपोज 75,000 रुपीज पर मंथ. और लेट सपोज आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है. जो आपने उसको जो एक्चुअल रेंट दिया है, जो उसका एक्चुअल रेंट है जो आपने रेंट आउट करा है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो आपने 80,000 रुपीज पर मंथ में अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दिया. सही है. लेट सपोज हमारे पास ये है केस 1. केस 2 ले लेते हैं. केस 2 में क्या है कि भाई आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की वो सेम है, दैट इज रुपीज 75,000 पर मंथ. बट द एक्चुअल रेंट इज डिफरेंट, दैट इज रुपीज 70,000 पर मंथ. यहाँ पे आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर रेंट आउट करा है. ठीक है. तो आपके पास दो केसेस हैं यहाँ पे. और हम जब भी किसी को प्रॉपर्टी देते हैं तो जाहिर हम उनसे एडवांस लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट. इसको टैक्सेशन की टर्म में बोलते हैं अनएडजस्टेड एडवांस. और लेट सपोज वो आपको मिला है 0.5 मिलियन. ओके. और केस 2 में भी आपको सेम एडवांस मिला है, अनएडजस्टेड एडवांस. इट इज ऑल्सो 0.5 मिलियन. सॉरी, ये भी आपका हो गया 0.5 मिलियन. नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. सही है. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप कैसे कैलकुलेट करोगे इन दो केसेस में. सही है. तो सबसे पहले हम आते हैं केस 1 में. जो हमारे लॉ है वो कहता है कि जो रेंट है, सही है, रेंट विल बी taxable whichever is higher, either fair market value or actual rent. ओके. क्योंकि लेट सपोज फेयर मार्केट वैल्यू आपकी 75,000 है और आप नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचे कि हम उसको
75,000 भी देते हैं, लेकिन वो अपने टेनेंट को बोल देते हैं कि आप 40,000 रिपोर्ट करेंगे, 40,000 का हमें ट्रांसफर करेंगे, 35,000 कैश दे देंगे, तो पता नहीं चलेगा। तो वो टैक्स कितने पे दे रहे होंगे, 40,000 रुपीज पे। तो इससे बचने के लिए इन एफबीआई ने फेयर मार्केट वैल्यू डिफाइन कर दिया है और बोला कि टैक्स आप उस पर देंगे जो कि हायर होगी, अब वो चाहे एक्चुअल रेंट है या वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है। तो जो केस वन है उसमें आपका जो टैक्सेबल रेंट है वो आपका कितना निकलेगा, 75,000 रुपीज पर मंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 9 लाख रुपीज आ गया। इसमें अब आप ऐड कर दोगे अनएडजस्टेड एडवांस। सही है। अनएडजस्टेड एडवांस क्या है, ये जो आपका अनएडजस्टेड एडवांस है, सही है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए। अनएडजस्टेड एडवांस इज टैक्सेबल फॉर द नेक्स्ट 10 टैक्स ईयर्स। ओके। तो आपका अनएडजस्टेड एडवांस कितना है यहाँ पर, 0.5 मिलियन है। इट मीन्स 5 लाख। अब ये अगले 10 साल के लिए टैक्सेबल है। सही है। तो 10 साल तक आपको इसमें टैक्स देना है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो डिवाइड बाय 10, तो आपके पास 50,000 रुपीज आ जाएंगे। तो हर साल आपको 50,000 रुपीज पर टैक्स देना है। तो आपका जो ग्रॉस रेंट है वो हो जाएगा 9,50,000 रुपीज। राइट। और फिर उसके बाद आप इसमें से, सबसे पहले तो यहाँ तक आप समझ लें कि आपके पास दो चीजें हैं जिसमें आपको टैक्स पे करना है। सबसे पहले आपका टैक्सेबल रेंट है और फिर आपका अनएडजस्टेड एडवांस है। इसको फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो टैक्सेबल रेंट है वो क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर विल बी योर टैक्सेबल रेंट। एंड इन केस ऑफ अनएडजस्टेड एडवांस we divide unadjusted advance by 10 and the value will be taxable for the next 10 years. तो अगर 50,000 रुपीज पे आप टैक्स दे रहे हो तो ज्यादा 10 साल में पूरे 5 लाख रुपए में आप टैक्स दे दोगे। ठीक है। तो दोनों में आपने सम अप करा तो वैल्यू इज 9,50,000 रुपीज। राइट। अब इसमें से कुछ एडमिसिबल डिडक्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। एडमिसिबल डिडक्शंस। सही है। एडमिसिबल डिडक्शंस में आपका क्या है, सबसे पहले है आपका रिपेयर अलाउंस। सही है। अब रिपेयर अलाउंस क्या होता है, अगर आपने किसी को रेंट पर दिया है तो जाहिर है वो उस पर रिपेयर तो नहीं कराएगा, कोई चीज खराब हो रही है, आपकी जो बिल्डिंग है वो एक डेप्रिशिएटेड एसेट है, राइट, वो डेप्रिशिएट हो रही है। तो डेप्रिशिएट होने की वजह से वो जो आपका एसेट है अ, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और जब मेंटेन करेंगे तो आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर उस पर आपका इंकर्ड होगा। तो रिपेयर अलाउंस क्या होता है, वो आपका 1/5 ऑफ, सॉरी, 1/5 ऑफ ग्रॉस रेंट। सही है। अब आपका रिपेयर चाहे 1/5 से कम हुआ हो तो भी आप 1/5 तक डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिपेयर 1/5 से ज्यादा है तो आप वो डिडक्ट नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम वैल्यू है जो आप डिडक्ट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि लोग बोल देंगे कि जो हमने जिसको रेंट पर दिया था उन्होंने ज्यादा एक्सपेंडिचर्स कर दिए थे, ज्यादा बुरा हाल कर दिया था, वेयर एंड टेयर बहुत हो गया था, तो हमारे एक्सपेंडिचर्स, लेट सपोज ये 9,50,000 जो हमें रेंट मिला है तो 5 लाख तो हमारा एक्सपेंडिचर लग गया है उसको सही करने पे। तो नो, तो उसको डिस्करेज करने के लिए 1/5 आपकी फिक्स वैल्यू है। तो एडमिसिबल डिडक्शंस जब हम देखेंगे तो एडमिसिबल डिडक्शंस आपकी कैसे होंगी, 9,50,000, उसको आप डिवाइड कर देंगे फिफ्थ से, 5 से, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,90,000 रुपीज। तो मैक्सिमम 1,90,000 रुपीज आप डिडक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप डिडक्ट नहीं कर सकते। सॉरी, 1,90,000 आपके यहाँ पर आ जाएंगे रिपेयर अलाउंस के पास। ठीक है। रिपेयर अलाउंस के बाद आपका एक और एडमिसिबल डिडक्शन है, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन चार्जेस। सही है। कलेक्शन चार्जेस नॉर्मली इसलिए रखा गया है कि
आप ट्रैवलिंग करके कलेक्ट करने जा रहे हैं इंटरसिटी, कोई आपने कुछ स्टेट एजेंट रखा हुआ है जो जाकर आपका रेंट कलेक्ट कर लेता है, सही है, इसको बोलते हैं आपका कलेक्शन चार्जेस। सही है। बहुत से लोग होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, उन्होंने एक स्टेट एजेंट हायर करा हुआ है जो हर महीने वो वहां से चेक लेगा और आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा देगा। आप उसको एक मंथली सैलरी दे रहे हैं एक तरह से, या आप उसको वेज दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। तो ये जो कलेक्शन चार्जेस है, ये इससे भी लोग काफी डिडक्शन करते थे, लेकिन कलेक्शन चार्जेस भी आपका फिक्स है। दैट इज 6% ऑफ योर ग्रॉस रेंट। सही है, नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस है। तो भी आप 6% कर सकते हैं, लेकिन मोर है तो आप 6% नहीं कर सकते। तो अगेन ये आपका 9,50,000 रुपीज है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 0.06 से, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 57,000 रुपीज। तो ये दो एक्सपेंडिचर्स हैं इनिशियली जो भी हम पढ़ रहे हैं, आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से डिडक्ट हो सकते हैं। अब जो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यहां से आपके पास आएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो आपकी क्या होगी? आपका जो ग्रॉस रेंट है उसमें से आप माइनस कर देंगे रिपेयर अलाउंस को, और आप माइनस कर देंगे कलेक्शन चार्जेस को। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7,30,000, 3,000 रुपीज। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई केस वन में। ओके, आपने टैक्सेबल रेंट पहले कैलकुलेट करा, उसके बाद आपने अनएडजस्टेड एडवांस कैलकुलेट करा। इन सब की जो ट्रीटमेंट है साथ साथ लिखी हुई है। फिर दोनों को सम अप करके आपका ग्रॉस रेंट आ गया। एंड आफ्टर ग्रॉस रेंट आपने रिपेयर अलाउंस एंड कलेक्शन चार्जेस दोनों माइनस कर दी, तो आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई। अब केस टू में क्या होगा? केस टू में सारी यही कैलकुलेशन है, सिर्फ समझाने के लिए है कि आपके पास यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 75,000, लेकिन एक्चुअल रेंट कितना है 70। तो हायर क्या है आपके पास 75,000, तो 75,000 यहाँ पे आपके पास टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अ, ये जो था हमारा, सॉरी, केस टू था जिसमें 75,000 आपका टैक्सेबल था, हाई वैल्यू, तो आपके पास यहाँ 75,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करके वैल्यू आ गई थी। सही है। केस वन में अगर हम आते हैं, केस वन में आपके पास 75,000 और 80,000 है। इसमें हायर वैल्यू आपके पास कौन सी है? 80,000 की। ठीक है। तो आपके पास जो टैक्सेबल रेंट है वो आपके पास क्या बनेगा? 80,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके 9,60,000 आ जाएगा। अनएडजस्टेड एडवांस आपके पास सेम वैल्यू है जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी, आपकी अनएडजस्टेड एडवांस 5 मिलियन थी, डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो वही 50,000 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपके पास ग्रॉस रेंट है। ग्रॉस रेंट आपके पास ये 1,10,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है। सिंपल वही कैलकुलेशन जो आप ऊपर करते हैं, सिर्फ समझाने का फर्क ये है कि आपका रेंट यहाँ पे 75,000 और 70,000 में हाईएस्ट 75,000 थी, तो आपने 75,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था। लेकिन यहाँ पर 75,000 80,000 में हायर कौन सी वैल्यू थी? 80,000। तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया था 12 से। इसके बाद आपके उसी तरह एडमिसिबल डिडक्शंस लेस कर देंगे। लेस एडमिसिबल डिडक्शंस, उसमें सबसे पहले आपका रिपेयर अलाउंस आ जाएगा। रिपेयर अलाउंस आपका, ये जो ग्रॉस रेंट है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे 5 से, आपके पास। और उसके बाद आपका जो कलेक्शन चार्जेस है, कलेक्शन चार्जेस भी आपका अलग अलग करे। ये ग्रॉस रेंट है, इसको अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 से, जो कि 6% बनेगा, 66,000। जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट करा है वैसे ही आपकी यहाँ पे फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ पर ये
ग्रॉस रेंट आपका होगा, ग्रॉस रेंट में से माइनस कर देंगे आप रिपेयर अलाउंस, फर्दर माइनस कर देंगे कलेक्शन चार्जेस। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8,14,000 रुपीज। ये आपका केस वन हो गया। लेट सपोज आपके पास ये दोनों प्रॉपर्टी हैं और दोनों प्रॉपर्टी आपने रेंट आउट करी हुई है, तो आपकी जो टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी वो आपके पास इन दोनों वैल्यूज को सम अप करके आएगी। ये फर्स्ट वैल्यू, इसमें आप प्लस कर देंगे सेकंड वैल्यू, तो आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टोटल आ गई 15,17,000 रुपीज। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल केसेस थे जिसमें आपके पास वन एडवांस था। ठीक है, अब हम एक ऐसा केस करते हैं जिसमें आपके पास मोर देन वन एडवांसेस होंगे। सही है, जरूरी नहीं कि आपने किसी को रेंट पर दिया है तो वो 10 साल तक आपके पास रहेगा। ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो चेंज भी कर ले घर, तो आपके पास दूसरे टेनेंट भी आ सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमने एक पार्टी है जिसको हमने घर दिया है, तो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 90,000 रुपीज पर मंथ, और जो हमने उसको एक्चुअल रेंट उससे ले रहे हैं, लेट सपोज वो आपका रुपीज 1 लाख पर मंथ है। ओके, इस पार्टी से जो हमने अनएडजस्टेड एडवांस लिया है वो हमने लिया है, लेट सपोज हमने उससे अनएडजस्टेड एडवांस जो लिया है वो हमने रुपीज 0.8 मिलियन लिया है। इन द सेम टाइम जो पार्टी छोड़ कर गई है उससे हमने जो एडवांस लिया था वो हमने लिया था रुपीज 0.5 मिलियन। ओके, नाउ द रिकग्नाइज एयर्स आपके पास क्या है, मतलब वो पार्टी आपके पास कितने साल रह के गई थी, 5 इयर्स रह के गई थी। अब देखिए इसमें पहले तो आपका जो सॉल्व होगा वो होगा आपका सबसे पहले तो रेंट जो हायर है विल बी टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे 90,000 और 1 लाख में हायर कौन सा है, 1 लाख। तो आपके पास टैक्सेबल रेंट जो है वो हो जाएगा आपका 12 लाख। सही है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आएंगे अनएडजस्टेड एडवांस में, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो अब आप इसको गौर से देख लें। इसका फॉर्मूला सबसे पहले ये है कि आप ओल्ड एडवांस को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 10 से। सही है, ओल्ड एडवांस आपके पास कितना है, 5 लाख है। 5 लाख डिवाइड बाय 10, आपके पास वैल्यू आ गई 50,000 रुपीज। अब जो आपके पास वैल्यू आई है 50,000 रुपीज की, सही है, जो पर ईयर प्रीवियस टैक्सेबल एडवांस है, उसको अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे रिकॉग्नाइज्ड एयर से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इंक्लाइन कर लूं। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या था भाई, ओल्ड एडवांस था, उसको आपने डिवाइड करा 10 से, वो आपका 5 लाख डिवाइड बाय 10, 50,000 आ गया। अब सेकंड स्टेप आपका जो है वो है पर प्रीवियस टैक्सेबल एडवांस को मल्टीप्लाई बाय करेंगे रिकॉग्नाइज्ड ईयर से। सही है, तो वो आपके पास कितना आ गया, 50,000, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से। रिकॉग्नाइज ईयर्स आपके पास कितने, 5 ईयर्स, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2,50,000 रुपीज की। ठीक है, थर्ड ये है कि आपके पास ये जो, अच्छा ये जो वैल्यू आई है इसको आप बोलते हैं रियलाइज्ड, रियलाइज्ड एडवांस, मतलब इसमें आप टैक्स दे चुके हो। ठीक है,
अब जो आपका है थर्ड स्टेप, उसमें है न्यू एडवांस को माइनस कर देंगे रियलाइज अमाउंट से। जब आप इसको माइनस करेंगे तो न्यू एडवांस आपके पास कितना है? अगर आप इसको चेक कर रहे हैं तो आपके पास न्यू एडवांस है 0.8 मिलियन। तो यहाँ पे 8 लाख माइनस 2,50,000, सही है। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5,50,000 रुपीज की। फोर्थ स्टेप आपके पास होगा कि आप ये जो 5,50,000 रुपीज है, सही है। सॉरी, रियलाइज की वैल्यू। ओके, जो 5,50,000 रुपीज है आपका, ये अब आपका नेक्स्ट 10 ईयर्स तक टैक्सेबल होगा। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 55,000 रुपीज। तो यहाँ पर अब आपके पास जो रेंट आएगा, सॉरी एडवांस आएगा, वो 55,000 रुपीज होगा। तो फर्स्ट तो ओल्ड एडवांस को डिवाइड बाई 10 कर दिया, आपके पास 50,000 रुपीज आ गया। सेकंड, पर ये प्रीवियस टैक्सेबल एडवांस जो आपके पास आया है, जो कि 50,000 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिकॉग्नाइज ईयर से, जो कि 5 ईयर्स है। तो 2,50,000 रुपीज आपके पास आ गए। न्यू एडवांस को फिर आप माइनस कर दोगे रियलाइज अमाउंट से। न्यू एडवांस आपके पास कितना है? 8 लाख, उसको माइनस कर देंगे रियलाइज अमाउंट 2,50,000, तो आपके पास बचेगा 5,50,000 रुपीज। इस 5,50,000 को डिवाइड बाई 10 कर देंगे, क्योंकि अगले 10 साल तक टैक्सेबल होगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी 55,000। तो आपके पास यहाँ पर जो ग्रॉस रेंट है वो कितना हो जाएगा? इन दोनों को आप सम अप कर लेंगे, तो ये आपका ग्रॉस रेंट आ गया। अब इस ग्रॉस रेंट से अब आप लेस कर दोगे एडमिसिबल डिडक्शंस। तो फर्स्ट है आपका रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस वंस अगेन आपकी जो ग्रॉस रेंट है उसको, सॉरी, डिवाइड कर देंगे 5 से, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपके पास कलेक्शन चार्जेस हैं। अगेन आप गए, आपने ग्रॉस रेंट लिया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 से, 75,300 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और जैसे हमने इससे पहले करा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए ये जो आपका ग्रॉस रेंट है आपका 12,55,000, इसमें से आप माइनस कर देंगे रिपेयर अलाउंस और आप माइनस कर देंगे कलेक्शन चार्जेस। तो आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी 11,79,700 रुपीज। ओनली द डिफरेंस इज, ये जो आपने अनएडजस्टेड एडवांस है इसकी कैलकुलेशन है। अगर एक से ज्यादा एडवांस आपके पास गिवन है तो आप उसकी कैलकुलेशन इस तरह करेंगे जिस तरह मैंने आपको अभी करवाई है। ठीक है। अब तो इसमें कुछ और चीजें भी आ जाती हैं कि भाई एडवांस कब आपका डिडक्ट हो सकता है, अनपेड एडवांस, और कब डिडक्ट नहीं हो सकता, वो हम बाद में तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल आपके पास ये दो चीजें हैं कि फर्स्ट केस जिसमें आपके पास एक एडवांस है, तो उसकी कैलकुलेशन हमने केस वन केस टू से पढ़ ली। और सेकंड केस जिसमें मोर देन वन एडवांस है। अच्छा, अब इसमें लेट सपोज आपके पास सैलरी भी है और आपके पास प्रॉपर्टी भी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको पूरा ही लिख लेता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, तो इसका टैक्स कैसे निकलेगा? सही है। लेट सपोज आपके पास जो सैलरी है वो है 1,000, सॉरी, सही है। और आपके पास जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो है 2,000। तो इस केस में जो, सॉरी, 200 है। इस केस में जो आपके पास टैक्सेबल इनकम है वो आपके पास कितनी है? 1,200। ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें सैलरी का पोर्शन कितना है। सही है। सैलरी का पोर्शन निकालने के लिए क्या आप क्या क्या करेंगे? आपके पास जो वैल्यू है सैलरी की, उसको डिवाइड कर देंगे टैक्सेबल इनकम से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है। हम उसको करके देखते हैं। सैलरी आपकी 1,000 है, उसको डिवाइड कर देंगे 1,200 से, तो आप ब्रैकेट में ले लें, सॉरी, 1,000 आपके पास
सैलरी है उसको डिवाइड कर देंगे 1200 से, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? 83.33%। अगर इफ सैलरी पोर्शन exceeds 75%, then tax will be calculated from salaried slabs। हमारे पास जैसे मैंने आपको बुक में दिखाया था, दो चार्ट्स थे। उसमें ऊपर आपका सैलरीड का था, नीचे नॉन सैलरीड का था। अगर आपका सैलरीड का पोर्शन टोटल टैक्सेबल इनकम में मोर देन 75% आता है, तो आप सैलरीड में से कैलकुलेट करेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। सही है, लाइक 1200 की टोटल टैक्सेबल इनकम की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आप सैलरीड के टैक्स स्लैब से कैलकुलेट करेंगे। लेट सपोज अगर आपका यही हम वैल्यू लें, ये आपके पास 500 होता और ये आपके पास 400 होता, तो आपके पास टैक्सेबल इनकम कितनी होती? आपके पास टैक्सेबल इनकम होती 900। और फिर जब आप फॉर्मूला पुट करते हैं, तो आपके पास सैलरी कितनी है? 500। उसको डिवाइड करें 900 से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। यहाँ पे 55% आ रहा है। तो यहाँ पर आप नॉन सैलरीड वाला जो चार्ट है, टैक्स स्लैब है, वहां से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जबकि इस केस में जो आपका सैलरी स्लैब है, आप वहां से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सो दिस इज द डिफरेंस। अगर प्रॉपर्टी भी गिवन है और सैलरी भी गिवन है तो ये होगा। अदरवाइज अगर आप ये कैलकुलेट नहीं करेंगे और डायरेक्ट टैक्स निकाल लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फर्दर और भी चीजें हैं जो हम हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अगर हमें रेंट पे नहीं करा टेनेंट ने, तो क्या वो हम डिडक्ट कर सकते हैं? और डिडक्ट कर सकते हैं तो कौन कौन से केसेस में डिडक्ट कर सकते हैं? तो वो तमाम चीजें इसके बाद आएंगी। तो फिलहाल अभी के लेक्चर के लिए ये चीजें हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।